एवरीवन आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में काफ़ी लोग चर्चा करते हैं और काफ़ी लोग इसको ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, इस स्टॉक का नाम है डी मार्ट। ठीक है। सो डी मार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, एवेन्यू सुपर मार्ट्स। ठीक है। सो इस स्टॉक को हम लोग और जानते हैं, इस स्टॉक को जैसा कि सब लोग जानते हैं लार्ज कैप स्टॉक और लेस रिस्क की स्टॉक है। अब यहाँ पर बात आती है इसके पैरामीटर्स की, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की। सो इसका जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, तो फिर ये पैरामीटर अपने अगेंस्ट में जाता है। इसके आरओई बहुत अच्छे हैं बैंक एफडी रेट से एज कम्पेयर टू बैंक एफडी रेट, बट दिस स्टॉक डज नॉट ऑफर गुड डिविडेंड रिटर्न्स। ओके। एंड इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो फिर इस स्टॉक में दिस इज द गुड टाइम टू कंसिडर दिस स्टॉक, बिकॉज स्टॉक विद ओवर जोन में नहीं है, इसमें कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर आकर स्क्रॉल करके देखेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करो कि इस स्टॉक को जितने भी लिस्ट कवर करते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 35% लिस्ट यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। सो काफ़ी कम आंकड़ा है ये। दोस्तों, डीमार्ट में अगर हम लोग इसकी प्राइस परफॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग देखोगे पिछले 3 साल में अराउंड 117% अप है, बट पिछले एक साल में ये डाउन है 15%, ईयर टू डेट में 15% डाउन है, 3 महीने में 10% डाउन है, पिछले एक महीने में 7-8% डाउन है, एक वीक में ऑलमोस्ट ये फ्लैट है। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे और अगर इसकी वॉल्यूम एनालिसिस पर नज़र डालेंगे तो फिर ये स्टॉक इतना क्वालिटी स्टॉक है कि लोग इसको ना डिलीवरी बेसिस पर इसमें बाइंग करते हैं। आज का डेटा पुल नहीं हुआ है, लेकिन यस्टरडे का ट्रेडिंग सेशन का देखोगे 56% डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है, 55% 1 वीक एवरेज, 1 मंथ एवरेज 59%, ऑलमोस्ट 60 पकड़ लेंगे अगर हम लोग तो एक्सीलेंट है ये। एक्सीलेंट मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। सो अब अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे इसके रेवेन्यूज़ को देखेंगे, अगर जाकर के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालो तो रेवेन्यूज़ में कंसिस्टेंसी साथ में ग्रोथ देखने को नजर आ रही है। लास्ट ईयर थोड़ा डिक्लाइन आया था, बट इस साल इसने सबको आउट परफॉर्म कर दिया है। इसके नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो फिर नेट प्रॉफिट एक्सीलेंट रेवेन्यूज़ के जैसा ही है। लास्ट ईयर थोड़ा डिक्लाइन था, बट ये सारा आउट परफॉर्म कर दिया है। ठीक है। अब बात आती है आरओई की, रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ, अगर हम लोग देखेंगे तो फिर एज़ कम्पेयर टू 18 और 19 उसके हिसाब से कम ही हुई है। इनफैक्ट 2020 में भी ज़्यादा थी, जब कोरोना था उसके हिसाब से कम ही हुई है। बट ठीक है, लास्ट ईयर जो डिक्लाइन था वहाँ से थोड़ा सा आप आया है। सो एक ये फैक्टर है जिसको मैं मानूंगा, मतलब एक कंसीडर नहीं करूँगा इसको मैं, बिकॉज इसका जो आर है वो ज़्यादा ही होना चाहिए था, एटलीस्ट 15% तो होना चाहिए। बट ओके, हम लोग इसमें और फैक्टर्स देखेंगे, देन वी विल डिसाइड इसमें क्या कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, इट्स गुड। अब हम लोग यहाँ पर जाकर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे अगर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका ऑलमोस्ट सेम ही है जो लास्ट ईयर था प्रमोटर्स की होल्डिंग के लिए। एफ आई का डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर है, लास्ट ईयर था 9.95, साल हो गया 8.72, थोड़ा सा डिक्लाइन आया है बट ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन की बात नहीं है। डी आई एस का डेटा में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। फिलहाल तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर डीमार्ट का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा कि कभी भी कोई स्टॉक अगर गिरता है तो वो आके सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा रिएक्ट जरूर करेगा मतलब अपने जो इसके प्रीवियस सपोर्ट्स रहेंगे ना, प्रायर सपोर्ट्स, वहाँ पे आके रिएक्ट जरूर करेगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, इतनी बड़ी इसने जो बियरिश कैंडल बनाई थी, इनगल्फिंग कैंडल, उसके बाद में नीचे आया, नीचे ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बाइंग की हुई, बिकॉज इसने यहाँ पर एक वापस अपना ट्रेंड रिज्यूम करके दिखाया था। ठीक है, हायर हाइज बना करके, बट यहाँ पर क्या हुआ, पुल बैक था वो एक, फिर से नीचे आया। यहाँ पर इसको सपोर्ट लेना ही था, बिकॉज ये यहाँ पर थोड़ा इसका बिल्टअप था पुराना, तो यहाँ पर उसने थोड़ा रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद में जैसे ही उसने उसको ब्रीच किया फिर से नीचे आया। ठीक है। इसमें अब एंट्री कहाँ बनती थी, बिकॉज जब भी कोई स्टॉक गिर रहा जाता है उसमें ना एक मोमेंटम अपसाइड में नहीं आता, या फिर कोई ट्रेंड या पैटर्न बन के उस पर पैटर्न पर कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। बिकॉज स्टॉक कभी भी अगर गिरेगा तो फिर अपने जो उसके प्रीवियस सपोर्ट्स रहेंगे वहाँ पर जाके रिएक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। सो बिकॉज ऐसा क्यों होता है, काफ़ी लोग सोचते हैं भाई यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, उनको क्या लगता है अपना इसका प्रीवियस स्विंग लो है, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे बाइंग करेंगे वो लोग, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्ट करता है वो। बट ये यहाँ से नीचे आया, अब इसमें यहाँ पर पैटर्न पता क्या बना था, ये ऊपर गया, यहाँ पे भी बाई नहीं करना था बिकॉज उसके प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंसेस थे, लोगों ने फिर भी किया। यहाँ पर आया, पिछले वाले इसने स्विंग लो को ब्रीच नहीं किया, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डबल बॉटम। इस नेकलाइन को इसने यहाँ पर ब्रीच किया, यहाँ से ऊपर गया। ठीक है। उसके बाद में इसने क्या किया, इसने काइंड ऑफ यहाँ पर एक बनाया हेड एंड शोल्डर्स, इसको ब्रीच किया, फिर से नीचे आया। इसमें आप ट्रेड कहाँ ले सकते हैं, अब इसमें पैटर्न जाके बना है कहीं पर इतने दिनों बाद में। इसमें अभी एक लग रहा है इसमें ट्रेड ट्रिगर हो सकता है। ठीक है। इसमें जो ट्रेड ट्रिगर हो सकता है वो कहाँ पर हो सकता है, वो ट्रेड ट्रिगर हो सकता है यहाँ कहीं पर।
ये किस तरह से असेंडिंग काइंड का ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इसमें इतनी बड़ी डाउन साइड आई है, डाउन साइड के बाद में इसकी RSI भी ठीक ठाक हो गई है। अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो इसने यहाँ पर एक बनाया है डब्ल्यू पैटर्न। सो इसमें इस रेट पर एंट्री ली जा सकती है, बिकॉज यहाँ पर ना स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा, क्यों, बिकॉज काफ़ी लोग पता है क्या चाहते हैं कि वो ब्रेकआउट पे ना खरीदें, ब्रेकआउट के बजाय ना वो नीचे सपोर्ट पे खरीद लें, तो उनको ना बड़ा एक मतलब ट्रेंड कैप्चर करने को मिल जाएगा, तो ये सोचते हैं वो लोग, ठीक है। सो अगर हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं इस वाली एरिया में रख सकते हैं, बिकॉज अगर स्टॉप लॉस हंटिंग भी होगी तो फिर इतना नीचे नहीं आएगा, ठीक है। 1:2 का टारगेट लगाना ही है। ट्रेड कहाँ ट्रिगर होगा, ट्रेड ट्रिगर होगा 4030 के आसपास, बिकॉज ये यहाँ पर इस कैंडल का हाई है, इसको ब्रीच होना चाहिए, ठीक है। इस वाली कैंडल का हाई है ये ग्रीन कैंडल का, उसको ब्रीच होते ही हम लोग ऊपर वाली लाइन के हिसाब लाइन तक हम लोग अपने इसमें टारगेट्स रख सकते हैं। तो इसमें टारगेट जो रखेंगे तो फर्स्ट टारगेट अपना मिलेगा यहाँ पर, वो मिलेगा अराउंड 14-15% का, यहाँ पे ये वाला टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग कौन से टारगेट रख सकते हैं हम लोग, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ब्रेकआउट के बाद में अगर हम लोग टारगेट रखेंगे, सो इसमें ब्रेकआउट के बाद में टारगेट रख सकते हैं हम लोग इसमें अराउंड 5800 का टारगेट रख सकते हैं। तो अगर हम लोग 5800 के हिसाब से भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5800 या फिर 850 के हिसाब से, तो आपको ये 40% के आसपास टारगेट्स दे सकता है, 42% तक दे सकता है, ठीक है। बट मैंने पहले ही बोला स्टॉप लॉस तो रखना ही है। इस वाली लाइन पर रेजिस्टेंस खाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से जाकर रिवर्स आ जाए, 14-15% दे रिवर्स आ जाए, रिवर्स के बाद में फिर ऊपर जाइए, या ऐसा हो सकता है नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है डब्ल्यू पैटर्न बना दिया तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर इसको ब्रीच कर दे, तो स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाना है, ठीक है। सो गाइज, this is my analysis in DMart. Meanwhile, what do you think? Please drop your suggestions in comment box and have profitable sessions ahead. See you in my next video. Take care.